हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन के सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास रजिस्ट्रेशन हमने खत्म किया था। रजिस्ट्रेशन देखो, मैं जिस लेसन से जैसा पढ़ा रहा हूं ना, ये कनेक्शन बना लो। सबसे पहला आप जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करने के बाद बताया जाएगा कि आपको कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है, लेवी कौन सा है और उसे कलेक्ट कैसे किया जाएगा। लेवी एंड कलेक्शन, कुछ थियरी पार्ट भी होगा, कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। देखते हैं, मेरे को आइडिया नहीं, एक्चुअली थियरी दिया है कि प्रैक्टिकल है। विल सी, जो भी रहेगा हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला बात है कि अगर आप रजिस्टर होते हो तो टैक्स का रेट क्या है, जीएसटी का रेट क्या है। रेट ऑफ टैक्स, इट इज notified rate. The rate of the tax will be applicable as per the specified in the notification of 1/2017 four-tier rate structure. Four-tier rate structure for service and six-tier rate structure for goods. गुड्स के लिए 6 टायर है और सर्विस के लिए 4 टायर है। शेड्यूल 1 2 3 4 4 फॉर सर्विस एंड 1 2 3 4 5 6 फॉर गुड्स। ठीक है। 4-tier rate structure, 4-tier GST rate structure has been introduced by the GST Council. The tax rate has been 5, 12, 18 and 20 है। ये जो 4-tier स्ट्रक्चर है वो किस चीज के लिए? सर्विस सेक्टर के लिए। 5%, 12%, 18% एंड 28%। बेसिक जो रेट रहेगा वो 18% है। बेसिक रेट जीएसटी का कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है, तो आप 18% ले लेने का। बेसिक रेट 18% है क्योंकि 18% में सारे गुड्स कवर होते हैं, गुड्स या सर्विस जो भी हो जाए। और 28% अदर रेट्स आर आल्सो एप्लीकेबल एज 0.25 एंड 3। ये 4 हुआ, 5 और 1 6। ठीक है। अब बात कर रहे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट RNR। अभी जैसे मैंने बताया कितना परसेंट है? बेसिक। गुड्स और सर्विसेज विच आर बेसिक नेसेसिटी के लिए कितना परसेंट है? एसेंशियल गुड्स के लिए कितना परसेंट है? लग्जरियस गुड्स के लिए कितना परसेंट है? 28%। जीएसटी रेट ऑफ गुड्स, 6 डिफरेंट जीएसटी रेट हैज बीन नोटिफाइड। किसके लिए बोला है? गुड्स के लिए। और 4 टायर किसके लिए? सर्विस के लिए। शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 आप देखो। 1 5%, 12%, 18%, 28। 1 से 4 तक तो सब सेम है। 5 और 6 0.25 एंड 3, 0.25 एंड 3। अगर आप विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में गुड्स खरीदते हो या बेचते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और उसमें जो टैक्स स्ट्रक्चर है, आधा अमाउंट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को जाएगा और आधा अमाउंट सीजीएसटी के पास जाएगा। अगर 5% है तो 2.5% लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिलाएंगे तो 5% हो जाता है। अगर आप वही जगह पे इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से ज्यादा में आप खरीदते या बेचते हो, तो 5% कौन से कैटेगरी में जाएगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई इंटीग्रेटेड। सी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। एस स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। यू यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? इंट्रा है तो आधा आधा करने का, जो भी परसेंटेज है उसका हाफ हाफ किया। 12% तो 6%, 18 है तो 9 9, 28 है तो 14 14, 3 है तो 1.5 1.5, 0.25 है तो 0.125, 0.125। बात समझा? रेट स्ट्रक्चर याद रहेगा। 5 12 18 28, 0.5 25 एंड 3। ठीक है। नोट, special tax slab for of 3% is fixed for jewelry industry, that is on a loose diamond
जेमस्टोन्स, गोल्ड्स एंड प्लेटिनियम ज्वेलरीज, लूस विलियंस एक्सेट्रा। मतलब 3% जो है, 3% टैक्स किस चीज पे लगने वाला है? गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर लगने वाला है। अगर आप सोना चांदी खरीदते हो तो अगर बिल लेते हो, बिल लेते नहीं, लेना ही नहीं, उसके ऊपर अगर आप टैक्स देखोगे तो अगर इंट्रा है तो 1.5 लगा रहेगा, अब वही जगह पे इंटर है तो डायरेक्टली 3%। भी ऐसा देखने का रहेगा तो घर पे बिल रहेगा, चेक करना, ठीक है, अगर रिसेंटली लिया रहेगा तो। ओके है। हाउ टू डिसाइड कि आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, कैसे लगेगा? तो वेरी सिंपल, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस विल डिसाइड कि वो आईजीएसटी कैटेगरी है या सीजीएसटी है। इन सेम स्टेट है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट कहते हैं, उस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। बात क्लियर है? थियरी पार्ट है ये सब, ठीक है। आगे नोट, सीजीएसटी यूटीजीएसटी इज लेविड फॉर इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, सब मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। लायबिलिटी टू पे जीएसटी, 3 टाइप के लायबिलिटीज है जो भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो तो आपको पे करना पड़ता है। एक है फॉरवर्ड लायबिलिटी, एक है रिवर्स और एक है ई कॉमर्स। 3 तरीके से हम लायबिलिटीज पे करते हैं। एक है फॉरवर्ड, अब ये कौन पे करता है? टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई। टैक्स तो हम कंज्यूमर से लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कलेक्ट किया है तो आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं। तो फॉरवर्ड केस में जो रजिस्टर्ड बंदा है वो टैक्स भरता है। रिवर्स में रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, रिवर्स में रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट का मतलब क्या हुआ? जिसने गुड रिसीव किया हुआ है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने, जो हमारे बंगाली भाई साहब है, उससे गुड्स खरीदा, मैंने ये गुड्स संगीता को बेचा। अब मैंने अपने आप को रजिस्टर तो कर लिया, तो टैक्स तो मैं ही भरने वाला हूं। लेकिन अगर मुझे रिवर्स करवाना है तो कौन रिवर्स करवाएगा? मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं ही गुड्स का रेसिपिएंट था। वो करवाएगा क्या? अगर उसको करवाना है, तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जो रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स क्या है? रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, गुड्स नहीं, रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मैंने गुड्स सप्लाई किया था ना, तो मैं उस चीज को रिवर्स करवा सकता। मैं, समझ में आया? टैक्स यहाँ पे भरने वाला भी मैं ही हूं, रिवर्स भी मेरे लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे कर सकता है। मतलब अगर आपने अपने आप को रजिस्टर, आपको मालूम नहीं है, तो आप किधर जाओगे? काउंटर पे जाओगे, भाई मेरा बिल भरवा दे जीएसटी का, वो भर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, रजिस्टर्ड पर्सन है। समझा क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझा है तो ये याद रखो, जीएसटी के अंदर, कि जीएसटी के अंदर जो मिडल पर्सन होता है, होलसेलर और कंज्यूमर का बीच का जो बंदा है, वो ही नॉर्मली जीएसटी पे करता है। लायबिलिटीज उसी की है। 3 टाइप की लायबिलिटीज है, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स और एक ई कॉमर्स। बहुत बड़ा एक चार्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ये चार्ट मैंने इसलिए बताया ताकि है, अभी जो बोला है वही सेम चीज है, खाली एक ओवरऑल व्यू के लिए। लेविड ऑन, किस पे लेवी किया जाएगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी? इंट्रा सप्लाई के ऊपर। और आईजीएसटी किस पे अप्लाई किया जाएगा? इंटर स्टेट लेवल। कलेक्टेड एंड पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ, कौन सा चीज जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं? अल्कोहल फॉर लिकर कंजम्पशन, मालूम है ना, ये तो हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ लेवी रेट्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रेट मेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रेट मेंशन बाय, आपको ये तो मैंने अभी पढ़वा दिया है, 20%, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 40%। हाँ, सप्लाइड ऑन विच टैक्स टू बी लेविड विथ इफेक्ट, कौन सी चीज पे पहले था नहीं अब है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहले नहीं था, अब इंक्लूड, मैंने एक्सप्लेन किया है ये बात रजिस्ट्रेशन के अंदर ही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब चीज पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब ये इंक्लूडेड है। सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, तो इसके ऊपर है। टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर बताया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मतलब कौन सा पर्सन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है? तो वो बंदा जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है बट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से,
वो ही आप रिवर्स ले सकता है। एंड दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स या सर्विस सप्लाई किया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर सकता है। 2 पॉइंट्स याद रखना है, एक गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया वो, और दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, या वाइस वर्सा, ऊपर भी हो सकता है। टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही रहेगा, और ये सब उसी के बारे में। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, नो CGST और SGST और UTGST इज पेबल। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर ना ही CGST लग रहा है, ना ही SGST लग रहा है, ना ही UT, इस पे क्या लगने वाला है, IGST। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो IGST लगता है। समझ में आया? और कुछ है क्या? नहीं। IGST shall be levied and collected on an import of goods as per the section 3 of Custom Tariff Act 1975। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। कंपोजिशन स्कीम, ये सब पार्ट में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने लेवी के बारे में बता दिया, कौन लेविबल है, कौन पेबल है, क्या रेट से वो। अब जो बता रहा हूं जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बात चल रहा है कंपोजिशन स्कीम का। अभी कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कुछ ट्रेडर बोल रहे कि भाई मुझे ना तुम्हारा जो टैक्स स्लैब है पसंद नहीं है, वो 20 लाख वाला या 40 लाख वाला, हम एक स्मॉल ट्रेडर बिजनेसमैन है, हमारा नहीं हो रहा है टर्नओवर, बराबर है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है, आपके लिए हम एक कंपोजिशन स्कीम लाएंगे। अब वो कंपोजिशन स्कीम में ना टर्नओवर का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो बढ़ाने से कुछ जो फायदे हैं वो गवर्नमेंट ने घटा दिए उनके। जैसे अभी देखा था कि भाई मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं टैक्स दूंगा, मेरे को तो बेनिफिट मिलेगा, किस चीज़ का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो मैंने भरा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूँ ना, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ भरने का है, कलेक्ट नहीं करने का। बाउंसर, बाउंसर, थोड़ा सा क्या होता था जीएसटी के अंदर, होलसेलर है, मैं रिटेलर है, ये कंज्यूमर है। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं, परचेज के टाइम पे दे रहा हूं, उसे मैं इनपुट कहता हूं। परचेज कर रहा हूं, सामान आ रहा है ना, इनपुट, उसके ऊपर टैक्स दिया मैंने। जब मैं गुड्स बेच रहा हूं तो गुड्स बेच रहा हूं मतलब जा रहा है, आउटपुट, बट उसके बाद भी टैक्स कलेक्ट किया है, उसे हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब क्योंकि मैं एक रेसिपिएंट हूं, मैं क्या करता हूं, गवर्नमेंट जो गुड्स खरीदा तेरे को टैक्स दिया था, ये गुड बेचा, इतना टैक्स लिया, चल हिसाब मार। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, कितना कलेक्ट किया, मतलब 50,000 टैक्स कलेक्ट किया, तूने मुझे कितना दिया था 40, तो 50 में से 40 माइनस कर, चल 10,000 ही दे मेरे को। समझ में आया? तो इसका मतलब जो तुमने भरा है उसका बेनिफिट तुमको मिलता है नॉर्मल पर्सन को। लेकिन वही जगह पे अगर आप कंपोजिट स्कीम लेते हो तो तुमने जो भी टैक्स भरा है ना वो तुमने भर दिया भाई, कलेक्ट करके तुम मेरे पास आओगे, भाई मैंने भरा था, मेरे को तो 5,000 ही मिला, मैंने 10,000 भरा है, मुझे और 5,000 दो। नो बेनिफिट इज गिवन फॉर अ कंपोजिशन स्कीम पर्सन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। ऑप्शनल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। कितना बोला है? 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। वही जगह पे उसने बोला 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी एक्सेप्ट उत्तराखंड। घूम के आया ना, इसके लिए अपन ने निकाल दिया। तो 75 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी के लिए, MMNP पढ़ा है ना हमने, बराबर है, उत्तराखंड को भी उसमें से निकाल दो। इन सब स्टेट्स के अंदर कितना है? 75 लाख का लिमिट, और बाकी सब स्टेट में कितना लिमिट है? इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन पर्सन जो है shall not take any input credit, shall not collect any tax on it, and tax rate is fixed by 5%, 6% और 1%। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपका जीएसटी का रेट क्या है? 156। आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पे करने वाले हो, कलेक्ट नहीं करने वाले। और आप जो पे करने वाले वो 1%, 5% या 6%।
कंपोजिशन स्कीम के लिए। बात समझ में आया? इफ यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपको 1.5 करोड़ का टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल केस में आपने देखा गुड्स तो 40 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे 1.5 करोड़ तक का अगर आपका हो रहा है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। कंपोजिशन स्कीम लिया, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ टैक्स भरोगे 156% पे और कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? हाँ या नहीं? कौन से पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? कौन से पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? सब ने। कौन से? सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 नॉट एलिजिबल कैटेगरी। नॉट एलिजिबल मतलब तुम लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं है। पहला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स छोड़ के कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो फॉर कंपोजिशन स्कीम। रेस्टोरेंट वाले एप्लीकेबल है, रेस्टोरेंट के अलावा कोई दूसरा सर्विस अगर आप कर रहे हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। किस चीज के लिए? कंपोजिशन स्कीम के लिए। सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविबल टू द टैक्स। जो एग्जाम गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो ना और बोलेंगे मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए, नहीं, एग्जाम है तो टैक्स ही नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कंपोजिशन स्कीम लेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा 1%, 5%, 6%। और आप जीरो रेट में कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला है क्या? नहीं। गवर्नमेंट होशियार है ना, तुम होशियार तो गवर्नमेंट भी सोचेगा अरे यार ये तो अगर एग्जाम गुड्स पे आया बोला कंपोजिशन स्कीम तो मेरे को तो टैक्स भी भरने का नहीं, ना लेने वाला है तो बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है अगर आप एग्जाम गुड्स में डील कर रहे हो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? थर्ड, मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट, आउटवर्ड, इनवर्ड भी नहीं, आउटवर्ड सेल्स कर रहे हो, अगर आप खरीद रहे हो कहीं से खरीदो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो इस केस में आपको कंपल्शन स्कीम मिलने वाला नहीं। छोटा ट्रेडर हूं, छोटा हो, ये तो आपके स्टेट में करो, बाहर क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट होशियार है थोड़ा। अभी भी देखो स्कीम 12,75,000 आ गया है, क्या बात। चलो आगे, मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एंड ई कॉमर्स आजकल बहुत चल रहा है। वन ऑफ माई स्टूडेंट भी आजकल इंस्टा पे बहुत फेमस हो रहा है। ई कॉम मीट देखो बहुत बिजनेस कर रहा है, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ 10 दिन में कवर करेंगे, 50 दिन में कवर करेंगे। हाँ ये इज माई स्टूडेंट। तो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? तो प्रोडक्ट बेच रहा है ऑनलाइन, ऑर्डर आ रहे, ले 2-2 लाख का सेल्स, 5-5 लाख का सेल्स रोज दिखा रहा है, बराबर है। तो क्या ये बंदा कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? नहीं, इसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो ऑनलाइन अमेजॉन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, किधर भी आप बेच रहे हो सामान, तो आपको रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते हो। बात समझ में आएगा? चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, ठीक है नहीं, कुछ तो बनाते भाई, तुम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला नहीं है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टबैको सब्स्टिट्यूट। टबैको बना रहे हो या टबैको का सब्स्टिट्यूट बना रहे हो तो भी कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला नहीं है। आइसक्रीम एंड अदर ईडिबल आइस वेदर ऑपरेटर, कुछ तो करेक्शन है वहां पे, कुछ तो करेक्शन रहेगा। आइसक्रीम या ईडेबल आइस, ईडेबल आइस, अरे गोला बर्फ खाते हैं ना आप लोग, या ईडेबल इडली सोच रहे थे। मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन विद द सेम पैन अनलेस सच रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑप्ट टू। अब क्या बोला है? एक बंदा है जिसका एक पैन कार्ड है, बराबर है। मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन सेम पैन, मतलब एक ही पैन से उसने 2 बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है। तो भाई तूने 2 बिजनेस रजिस्टर किया है, तेरे को भी कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला। तो इन सारे बिजनेसेस को कंपोजिशन स्कीम ने, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा फालतू बिजनेस कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंडीशन फॉर कंपोजिशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इधर सेम चीज लिख के दिया है। डीलर सप्लाइंग ओनली गुड्स कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। सर्विस वाले नहीं, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला नहीं है। बट गुड्स के अंदर बोला है डीलर जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स में डील कर रहा है कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम।
दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस प्रोवाइडर, मैंने ऑलरेडी बता दिया बात. सेकेंड, कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू द डीलर सप्लाइंग इंटरस्टेट गुड्स एंड टू द डीलर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया. Dealer are not allowed to collect composition tax from the recipient of the suppliers and neither they have allowed to avail input tax credit. और भाई रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, ना ही तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है. रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम आर 1% फॉर ट्रेडर, ये इंपॉर्टेंट है. 1% फॉर ट्रेडर, 5% फॉर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड 6% फॉर सर्विस प्रोवाइडर. क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सर्विस होल्डर के लिए एप्लीकेबल, देखो क्लियर बोला है, दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस प्रोवाइडर. इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर और रेस्टोरेंट के अलावा तो आपको मिलने वाला नहीं है. पर यहाँ पे बोला है 6% फॉर सर्विस प्रोवाइडर. रेस्टोरेंट सर्विस में आपको ऑलरेडी 5% दिया, बट और कोई दूसरा सर्विस होगा जो कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेबल होगा, उस केस में आपको कितना परसेंट भरने का है? 6%. बात समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? चलिए अब और क्या थियरी पार्ट है क्या? नहीं. आ जाते सम की तरफ. छोटा सा सम है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99, मनन प्रकाशन की बुक का सम है. डिटेल्स ऑफ पूर्वा टेक्सटाइल लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, आपका 24-25 आ जाएगा. इज एज फॉलो. क्या कह रहे हैं, ठंडी लग रहा है? ओके 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 ओके, कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दो. इंट्रास्टेट सप्लाई फॉर रेडीमेड गारमेंट इन राजस्थान, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑटो कंपोनेंट इन गुजरात, टोटल वैल्यू 30 और 35 65. कंपनी वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन जो भी दिया है, ऐसा नहीं है यहाँ पे. जीएसटी काउंसिल एडवाइस पूर्वा टेक्सटाइल डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट. अभी मैंने बताया था आपको कि कौन सा बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है. ये बंदा सप्लाई कर रहा है गारमेंट गुड्स कर रहा है. किधर कर रहा है? राजस्थान में. इंटर भी कर रहा है. इंटर वाले ऑप्ट कर सकते हैं क्या? एज पर द प्रोविजन सेक्शन ऑफ 10 सबसेक्शन 2C ऑफ CGST एक्ट. हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम, इधर ध्यान दे. अ पर्सन कैन ऑफर कंपोजिशन स्कीम इफ he is not engaged in making any interstate outward supply for goods. अगर ये कोई इंटरस्टेट नहीं करता तो वो ऑप्ट कर सकता था, क्योंकि वो गुड्स में ही डील कर रहा है. लेकिन किंतु परंतु बंधु, इन दिस केस पूर्वा मैडम जो है, इसने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया हुआ है, हेंस कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. ऐसा ही आंसर लिखना है बोर्ड में. भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, लहजा इंपॉर्टेंट है. दोनों का मतलब सेम ही है, ध्यान देते. आगे, पीटर इंग्लैंड इज अ ट्रेडर हु सेल हिज रेडीमेड क्लोथ्स ऑनलाइन. क्या बात है. नो, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, लहजा इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से. हाँ तो बस हो गया ना, नो ही लिखने का है. आगे बढ़ते. इधर आ गया सीताराम. सीताराम इज रनिंग अ कंसल्टिंग सर्विस. कंसल्टिंग मतलब सर्विस दे रहा ना. कंसल्टिंग फर्म ऑल्सो और रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी है. क्या बात है, दो बिजनेस कर रहा है. मल्टी टैलेंटेड, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स भी कर रहा है. ठीक है. रजिस्टर सेम पैन, एक ही पैन से दो बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है. याद करो. नहीं, डरना नहीं है. इधर ना अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, ABCD, तो ये आंसर भी ABCD ऐसा दिया हुआ है, तो वो एक साथ आ गया तो डर गए तुम लोग. इस सीताराम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडिंग a service consulting exceeding a value 10% of ATU aggregate turnover 5 lakh whichever is higher, hence he is not eligible for composition scheme. इतना भाषण नहीं, मेरे को समझ में आया. एक ही पैन कार्ड है मतलब एलिजिबल नहीं. सेकेंड, whether it is possible to Mr. Sitaram to opt for composition only for showroom. खाली शोरूम के लिए वो ऑप्ट कर सकता है क्या? If a business is ineligible to opt for composition scheme, then all other business registered under same PAN shall automatically be ineligible for composition scheme.
काय कळलं इथे, क्योंकि एक ही बंदा है, पैन कार्ड एक ही है, रजिस्टर 2 किया है, एक बिजनेस अगर नहीं ऑप्ट हो सकता है तो अब दूसरा भी कर नहीं सकते हो। रिवोक इफ सीताराम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज अ रेडीमेड गारमेंट। वो सर्विस कंसल्टिंग नहीं कर रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है और वो गुड्स बेच रहा है। रेस्टोरेंट सर्विस एंड रेडीमेड गारमेंट शोरूम्स आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, hence Sitaram is eligible for composition scheme since his aggregate turnover is 72 lakhs less than 1.5 crores. ओह, एक ही पैन है लेकिन दोनों बिजनेस जो है वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। रेस्टोरेंट सर्विस एप्लीकेबल होगा, गुड्स होगा, गुड्स भी एप्लीकेबल है, सर्विस भी एप्लीकेबल है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो इस बंदे का जो 60 लाख रुपए किस चीज से हुआ है, शोरूम से, 12 लाख किस चीज से हुआ है, कंसल्टिंग फर्म। अब कंसल्टिंग को काउंट नहीं करे, वहां पे कंसल्टिंग की जगह पे अपन क्या डाल रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस। तो 72 लाख हो गया ना, 1.5 करोड़ से कम है तो ही इज एलिजिबल बिकॉज दोनों बिजनेस एलिजिबल है। एंड द लास्ट, if the turnover of the garment showroom is 75 lakhs in the preceding financial year and there is no consulting whether he is eligible for compensation or not. Yes, अभी कोई कंसल्टिंग फर्म अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट है। Yes, Sitaram is eligible for compensation scheme as the turnover of the firm does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year. बात समझ में आया? पक्का? करना नहीं है भाई, करना ही है। इट इज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। XYZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन मुंबई फॉर द फाइनेंशियल ईयर। दिया है टोटल वैल्यू द सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस आर 90 lakhs। प्लीज सी ब्रेकअप बिलो। 90 लाख का ब्रेकअप दिया, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हमको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई एट द रेट 5%, कितना है, 40 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई 12%, 10 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड विच आर सब्जेक्ट टू 0% GST 20 लाख। 0% मतलब एग्जाम गुड्स बोलते हैं इसे। इंट्रा स्टेट सप्लाई विच होली एग्जाम कितना, 10 लाख। वैल्यू फॉर इनवर्ड सप्लाई, वैल्यू फॉर इनवर्ड सप्लाई, तो ये परचेज हो गया। और जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, सेल्स। वैल्यू फॉर इनवर्ड इज नील। बात समझ में आ गया? इस केस में 80 लाख रुपए टोटल हो जाएगा। 80 लाख का, अब क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो उसने ट्रेडर के लिए कितना परसेंट बोला है, 1%। 80 लाख 1.5 करोड़ से कम ही है ना, तो कंप्यूट कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो 80 लाख का 1% 80,000। रिवर्स चार्ज में कितना बोला है, उसकी टैक्स लायबिलिटी दिया है, उसका रिवर्स चार्ज है 90 लाख का, उसने टोटल ब्रेकओवर दिया है। रिवर्स के अंदर 10 लाख का 5% अगर आप कैलकुलेट करो, RCM बोला गया है यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, तो 10 लाख का 5% करोगे तो 50,000 आएगा। 80 में से 50 ऐड कर दो, टोटल हो जाएगा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 1,30,000। बात समझ में आया क्या, हाँ या नहीं? 50 मैंने ऑलरेडी भरा है, 80 और भरूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,30,000। बात समझ में आया? पक्का? चलिए तो फिर आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।